हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में अपन जो है सुश्रुत संहिता का जो सूत्र स्थान का जो प्रथम अध्याय है, वेदो उत्पत्ति अध्याय, वो जो है अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है, पूर्व संहिता पूछी जाती है चरक और सुश्रुत में से। तो जो चरक संहिता है ना, उसमें बहुत सारी कई सारी जो चीजें हैं, ठीक है, जो सुश्रुत की बहुत सारी चीजें हैं उनका जो है उल्लेख आपको चरक संहिता में देखने को मिलता है। हम देखेंगे कि बहुत सारे कंफ्यूजन से पॉइंट्स आते हैं, पर अल्टीमेटली डिसाइड किया जाए तो पहली जो संहिता है ना वो आपकी चरक संहिता ही है। तो ये चीज याद रखना, मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने अभी तक आंसर देखे हैं उसमें पूर्व संहिता अगर पूछा जाए चरक और सुश्रुत में से तो वो आपका चरक संहिता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो लिखा गया है वो अथातो। हम अथातो वर्ड जानते हैं, ये जो वर्ड है वो मेनली मंगलाचरण के लिए आता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है आप लोगों को पहले से ही। फिर देखो वेदो उत्पत्ति अध्याय, यानी कि किस तरीके से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है वो एक्सेट्रा यहाँ पे बताया गया है, इसलिए इस अध्याय का नाम वेदो उत्पत्ति अध्याय रखा गया है। तो जो आपका मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो नेक्स्ट में से पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे वर्णन किया गया है जो सभी देवता, महर्षि वगैरह एक्सेट्रा थे, भगवान धन्वंतरी ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि जो धन्वंतरी के शिष्य जो है वो कितने हैं, 7 शिष्य हैं या फिर 12 शिष्य हैं। तो यहाँ पे जब आप काउंट करोगे ना धन्वंतरी के शिष्यों को, तो जब भी काउंटिंग आएगी आपको 7 काउंटिंग में देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, साउथ काउंटिंग में आपको क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो लास्ट में लिखा हुआ है सुश्रुत प्रभृते। सुश्रुत प्रभृते से क्या है, 5 ऋषियों का वर्णन किया गया है। ये भी कहा जा सकता है कि सुश्रुत प्रभृते किसे कहा जाता है। तो इन 5 ऋषियों का जो वर्णन है, तो ये जो 5 ऋषि है उनको याद करने का जो तरीका है वो आप नोट आउट कर लो। भोगेगा निमिकर, भोगेगा निमिकर से भोज, गार्य, गालक, निमि और क से कंकायन। तो ऐसे भी आप जो है सुश्रुत प्रभृति याद कर सकते हो। और ये जो धन्वंतरी के टोटल 12 शिष्य आपका आंसर जाएगा। तो पहला जो आंसर है वो आपका 12 है, लेकिन अगर आप ऑप्शन में आपको 12 नहीं दिखता तब आपको 7 वाला ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, पर मेन आंसर जो है 12 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो उन्होंने क्वेश्चन किया है कि भगवान शारीरिक, मानस और आगंतुक जो वेदना, तो ये क्या है, व्याधि के टाइप बताए गए हैं। तो सुश्रुत सूत्र प्रथम अध्याय में व्याधि के कितने टाइप बताए गए हैं? 3। कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक और आगंतुज। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए। ये जो आयुर्वेद है वो किसके लिए बताया गया है? अत्रायतम एकम चामुष्मिकम। इसका मतलब ये है कि इस लोक में और परलोक में, दोनों लोक में क्या है, इसे हितकारी बताया गया है। ये जो है सिमिलर चरक ने भी माना था और सेम ही सुश्रुत भी मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, तो धन्वंतरी ने शिष्य के लिए क्या लिखा है? अविमांस्य। ठीक है, जबकि अविमांस्य किसके लिए प्रयोग होता है? प्रभाव के लिए भी प्रयोग होता है। तो कभी अगर क्वेश्चन आए, ठीक है, अविमांस्य जो शब्द है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो अगर आपको प्रभाव ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में आपको शिष्य जो है वो ऑप्शन में मिल रहा है तो आप शिष्य को टिक करोगे। ठीक है, अगर प्रभाव रहेगा तो प्रभाव को टिक करोगे, क्योंकि रेफरेंस जो है वो यहाँ का आएगा। तो ये चीज याद रखना कि आपका जो सुश्रुत है वो या फिर जो है धन्वंतरी है, उन्होंने क्या है, शिष्य को अविमांस्य कहा है। फिर देखो सुश्रुत में लिखा गया है कि ये जो आयुर्वेद है ये है जो है अष्टांग में विभाजित है, ये हम जानते हैं। तो अथर्ववेद का जो उपांग जो है वो जो है आयुर्वेद है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपका चरक का हस्ती आयुर्वेद और सुश्रुत में भी लिखा हुआ है कि अथर्ववेद का उपांग माना है आयुर्वेद को। लेकिन जो व्यासकृत चरण व्यू है और शंकरोक्त जो आयुर्वेद ग्रंथ है उसमें ऋग्वेद को उपवेद माना है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो ये ध्यान रखना, ऋग्वेद को उपवेद माना है व्यासकृत चरण व्यू और आपका शंकरोक्त आयुर्वेद ग्रंथ ने। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। वहां पे देखो ब्रह्म संहिता का वर्णन है। ब्रह्म संहिता मतलब जो ब्रह्मा ने रचित की थी, तो उसके लिए बताया गया है। तो उसके लिए बताया गया है कि श्लोक सहस्त्र अध्यायम सहस्त्रम कृतवान सहस्त्रम ये अंबु, मतलब 1,00,000 श्लोक और 1,000 अध्याय से कौन सी संहिता है?
ब्रह्म संहिता बनी हुई है, ठीक है, उसका ये जो रेफरेंस है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पीपीटी में चलते हैं अपन। तो यहाँ पे आपका सुश्रुत का जो मॉडिफिकेशन है कि उन्होंने सबसे पहले किसको क्राइटेरिया दिए हैं, किसको सबसे पहले रेफरेंस दिया है, तो वो शल्य को इन्होंने रेफरेंस दिया है। मतलब सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस उन्होंने दिया है, तो आप सबको पता है शल्य प्रधान ग्रंथ है, तो शल्य को इन्होंने अष्टांग आयुर्वेद में सबसे पहले जो है आपका प्राथमिकता दी है। तो शल्य को तो आपने देख लिया, बाकी को अपन जो है क्रम से याद कर सकते हैं, ये जो ट्रिक है उससे। ट्रिक क्या है आपका, शशांक भूत कोई अगत रसायन वाजे। तो श से क्या हो जाएगा आपका शल्य, फिर आपका शलाक्य, फिर आपका क से काय चिकित्सा, भूत विद्या, ठीक है, कोई से आपका कौमार भृत्य, अगत तंत्र, फिर रसायन तंत्र, वजीकरण तंत्र। तो ये ट्रिक से आप जो है पूरा इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये चीज याद रखना कि शल्य प्रधान ग्रंथ है, ठीक है, शल्य को प्रथम माना है। और एक और है कि आचार्य जो कश्यप हैं उन्होंने क्या है पांचवा जो वेद है वो क्या है आपका आयुर्वेद को माना है। तो कभी कभार क्वेश्चन आता है कि पंचम वेद किसने बताया है, तो आचार्य कश्यप ने बताया है, किसको बताया है, तो आयुर्वेद को बताया है। अब एक एक की डेफिनेशन सुश्रुत यहाँ पे क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहले देखो शल्य के लिए बताया है, शल्य क्या है, विविध तृणकाष्ठ पाशु, ये सब जो अपने शरीर में जमा हो जाते हैं उनको जब निकाला जाता है, उनका जब उद्धरण किया जाता है, पत्थर वग्र एक्सेट्रा भी इसके अंतर्गत आते हैं, या फिर जो आपके यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि से जो कर्म किए जाते हैं, या फिर व्रण विनिश्चय जो कर्म किए जाते हैं, वो सभी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, शल्य तंत्र के अंतर्गत आती हैं। तो हम तो ये जानते हैं कि सर्जरी में जो फॉरेन पार्टिकल है, पस एक्सेट्रा है, उसे निकाला जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि इतना ही लिखा हुआ आ जाता है कि व्रण विनिश्चयार्थम यह किस शास्त्र के अंतर्गत वर्णित किया गया है, तो शल्य शास्त्र के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शल्य क्या होता है ये आगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन आता है उसको आपको क्या है क्लियर रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में बोला गया है शलाक्य। तो शलाक्य क्या है, शलाका है, तो शलाका से काम किस में करते हैं, ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में। तो ऊर्ध्व जत्रुगत के अंतर्गत सारी इंद्रियां अपनी आ गई, स्पर्श इंद्री को छोड़ करके। तो वहां की जो व्याधि है उनका उपशमनार्थम, तो केवल कई बार क्या है इतना सा बस आ जाएगा, व्याधि नाम उपशमनार्थम। तो वहां पे आपका जो है ऑप्शन में काय चिकित्सा वगैरह नहीं आ जाएगा, शलाक्य तंत्र आपका आ जाएगा, ये आंसर जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। शलाका यंत्र प्राणीधारम, यानी कि शलाका से जिसका काम किया गया हो, तो ये तो ऑब्वियस से ही आपको ध्यान में है, ठीक है, ये ध्यान रखना, व्याधि नाम उपशमनार्थम। नेक्स्ट इसके बाद में देखो काय चिकित्सा के लिए लिखा हुआ आता है। काय जो वर्ड है ना उसके ऊपर टीका करते हुए यहाँ पे लिखा गया है कि काय शब्द से सकल शरीर, यानी कि पूरा जो शरीर है ना उनका मेनली ग्रहण किया जाता है। कई बार काय को अग्नि भी माना जाता है। तो यहाँ पे क्या है आपको याद रखना है, सर्वांग संसृता नाम व्याधि नाम। तो सर्वांग में जो व्याधि है, जैसे कि ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि में शलाक्य को बताया गया है। अब जैसे कि ज्वर है, रक्तपित्त है, ये सर्वांग व्याधि है, तो इसके लिए क्या है काय चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आएगा कि छोटी सी कोटेशन देकर के आपको पूछा जाएगा ये रेफरेंस किसका है करके। फिर देखो भूत विद्या के लिए लिखा गया है कि देव, असुर, गंधर्व, राक्षस, पेश, पिशाच, इनसे जो शांति कर्म किए जाते हैं, वैसे ये जो शांति कर्म है वो चिकित्सा के भी पर्याय माना गया है। ये जो है चरक में भी आपको देखने को मिलता है, चरक में लिखा गया है ये सभी पर्याय। ये याद रखना, शांति कर्म जो होता है वो आपका भूत विद्या से भी रिलेटेड आता है और चिकित्सा के पर्यायों में भी है। क्लियर। नेक्स्ट में बढ़ते हैं यहाँ। तो नेक्स्ट में यहाँ पे लिखा है कौमार भृत्य के विषय में लिखा है, कौमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थम और दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानाच। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है भूत विद्या के अंतर्गत टिक करके आते हो, जबकि ये कौमार भृत्य के अंतर्गत लिखा गया है, क्योंकि जो है ग्रहों की जो गणना है वो आपके कौमार भृत्य में किया गया है, उसका इस वजह से उसका जो रेफरेंस है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखना, ये जो है आपका भूत विद्या का नहीं है, ये जो कोटेशन है आपका कौमार भृत्य का है। यहाँ पे देखो व्याधि नाम उपशमनार्थम, ये जो वर्ड है ना यहाँ पे भी आ गया। तो ये जो है शलाक्य तंत्र के लिए भी लिखा गया है और कौमार भृत्य के लिए भी लिखा गया है, ठीक है। तो दोनों के लिए आपका लिखा गया, ये याद रखना। नेक्स्ट अपन आते हैं अदक तंत्र पे। तो अदक तंत्र में क्या है, सर्प, कीट, लूता, मुशिका, इनके जो विष हैं किस तरीके से उनका असंयोग कराएंगे या किस तरीके से उनका उपशमन करेंगे। तो
टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड जो वर्णन है वो यहाँ पे आपका आता है, ये रेफरेंस आपको याद रखना है। इक्वली इंपॉर्टेंट है आपका रसायन तंत्र। तो रसायन तंत्र के लिए सुश्रुत क्या लिखते हैं? वय स्थापनम आयु मेधा बलकरम रोगा अपहरणस्य समर्थस्य। तो कई बार अपन ये चीज जानते हैं कि जो रसायन जो चीजें होती है वो रोगों के हरण के लिए नहीं आती है, ये जो है नॉर्मल स्वास्थ्य के लिए ली जाती है। ठीक है, तो ये आपको क्रॉस क्वेश्चन यानी कि जो रीजन एंड एजर्शन का जो क्वेश्चन होता है वो दे करके भी आपको पूछा जा सकता है, क्या ये रोग हरण में काम में आ सकती है? ये दोनों चीजें ठीक है क्या? तो आप वहाँ पे क्या करोगे, ये टिक करके आओगे कि ये तो केवल व्यय स्थापन के काम में आती है, जबकि ये जो है यहाँ पे आपको देखे हैं उस हिसाब से आपका ये क्या है, रोग हरण में भी समर्थ होती है। ठीक है, तो रोग हरण में भी ये समर्थ होती है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसके बाद में देखिए वाजीकरण तंत्र के बारे में बता रखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कोटेशन को आपको एज इट इज लर्न करना है। लर्न करना है मतलब लर्न करना ही है। ठीक है, इसमें ट्रिक वगैरह में नहीं घुसना है। ट्रिक में जहां लगा दी ना तो फिर वहां पे आप फंस जाओगे। ठीक है, तो इस वजह से कोटेशन को एज इट इज लर्न करना है आपको। क्या बोला गया है यहाँ पे? तो अल्प दुष्ट क्षीण विशिष्ट जो रेतस होते हैं, तो अल्प में क्या करते हैं, जैसे कि अपायन जो चिकित्सा है वो करते हैं। दुष्ट में क्या करते हैं? प्रसाद करते हैं। फिर क्षीण को क्या करते हैं? उपचय करते हैं। और विशिष्ट को क्या करते हैं? जनन करते हैं। जो सूख गया है उसका हमको जनन करना है, क्षीण हो गया है उसको हमें उपचय करना है, बढ़ाना है। दुष्ट है उसका प्रसादन करना है, अल्प है तो उसका आप्यायन करना है। ये ध्यान में रखना, ये पूछा जाता है कि अल्प में क्या किया जाता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपका, इसलिए बोला गया है इस कोटेशन को आपको एज इट इज लर्न करना है। साथ ही प्रहर्ष जननार्थम ये जो वर्ड है वो वाजीकरण के लिए मेनली आपका आया है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि देखो वाजीकरण के मेनली 3 भेद किए हैं आचार्य डलहन ने। तो डलहन के हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या 3 भेद किए हैं? तो शुक्र सूतिकृत और कुछ शुक्र वृद्धिकर और कुछ जो होते हैं दोनों होते हैं। ठीक है, मतलब श्रुति और वृद्धिकर। त्रिविधम वृक्ष उच्यते, ये जो है डलहन का कॉन्सेप्ट है। तो वो श्रुतिकर किसको मानते हैं? स्त्री स्पर्श को। वृद्धिकर मानते हैं क्षीर आदि को। और श्रुति और वृद्धि दोनों किसको मानते हैं? मांस को। तो आपको एग्जाम्पल देकर के पूछा जा सकता है ये श्रुतिकर में आएगा, ये वृद्धिकर में आएगा, कि ये श्रुति वृद्धिकर में आएगा, ऐसे करके। तो ये आपको क्या है, क्लियर रखना है। फिर उन्होंने अल्प रेतस की संज्ञा दी है 25 वर्ष से कम आयु को। क्षीण रेतस की संज्ञा दी है उन्होंने मध्यम वय को। और शुष्क रेतस की संज्ञा दी है जो वृद्ध होते हैं उनको। तो ये जो है डलहन का कॉन्सेप्ट है जो एक्स्ट्रा आपको क्लियर रखना है माइंड में। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, यह है जो संहिता दी गई है कि जो आपके आत्रेय उपदेश देते हैं, अग्निवेश पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको जो सुश्रुत संहिता है ना, उसमें भगवान धन्वंतरी कहते हैं कि सुश्रुत जो है वो आप सबकी आंतरिक इच्छा से क्वेश्चन करेंगे। तो धन्वंतरी तो इस संहिता में उपदेश दे रहे होंगे और जो सुश्रुत जो है वो लॉजिकल जो आपके क्वेश्चन है वो करेंगे। तो ये ध्यान रखना है इसकी भूमिका क्या है। फिर देखो जो धन्वंतरी है वो क्या बोलते हैं, यो खुल आयुर्वेद प्रयोजनम, मतलब आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका रेफरेंस पूछ लेते हैं। ये चरक की लाइन है कि सुश्रुत की लाइन है? तो देखो सुश्रुत में लिखा है व्याधि उपशिष्टा नाम व्याधि परिमोक्ष स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, की व्याधि का परिमोक्ष और स्वास्थ्य की रक्षण। जबकि चरक में क्या लिखा था? स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम, यानी कि पहले जो है आचार्य चरक ने स्वास्थ्य को ले लिया और सुश्रुत पहले क्या ले लेते हैं? व्याधि को ले लेते हैं। तो ये ध्यान में रखना, इन दोनों में ये जो है डिफरेंस है और कोटेशन में क्या डिफरेंस है ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसके बाद में अपन आते हैं, आयु की परिभाषा लिख रखी है कि आयुर्यस्मिन् विद्यते अति आयुर्विन्दति इति आयुर्वेदा, यानी कि जिसमें आयु के विचार हो, दीर्घायु प्राप्ति के उपदेश हो, वो क्या कहलाता है? आयुर्वेद कहलाता है। तो इसका रेफरेंस ध्यान रखना, ये सुश्रुत संहिता का है क्या। तो इन्होंने जो है आयुर्वेद को उपदेश करने के विषय में बताया है। तो कौन से परिमाण लिए हैं इन्होंने? तो देखो प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और उपमान। तो इन 4 प्रमाणों की चर्चा जो है आचार्य सुश्रुत करते हैं। तो देखो इन्होंने क्या है, उपमान जो है उसको क्या है, प्रमाण बताया है।
जबकि जो चरक जो है ना, इसको वाद मार्ग में बताते हैं, वो जो है प्रमाण नहीं मानेंगे इसको। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्या है, उपमान को प्रमाण माना है, जबकि आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या है, इसको वाद मार्ग के अंतर्गत मेनली रखा है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि उपमान जो है वो किसकी देन है? तो आचार्य जो सुश्रुत की देन है जो है उपमान। ठीक है, और जो युक्ति जो है वो आचार्य चरक की देन है। तो ये क्लियर रखना है आप लोगों को अपने माइंड में कि कौन सा प्रमाण किस आचार्य की देन है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, इन्होंने ये जो 8 अंग हैं, इन 8 अंगों में जो शल्य तंत्र है, जो शल्य तंत्र है वो प्रधान है। ये क्यों प्रधान है? तो इसका रेफरेंस पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, तो ये क्यों प्रधान है उसके बारे में यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने बताया है। तो इसमें जो है आशु क्रिया होती है, यंत्र शस्त्र क्षारग्नि का प्रयोग किया जाता है, और सर्वतंत्र सामान्य, यानी कि सभी तंत्रों में सामान्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए ये इसमें जो है शल्य तंत्र प्रधान है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सर्वतंत्र सामान्याच, ये जो है पूछा जाता है। यह जो लाइन है वो किसके लिए आया है ऐसा पूछा जाता है, तो ये जो लाइन है वो आपके शल्य के लिए आया है। फिर देखो शास्त्र के लिए क्या लिखा हुआ है, ये शाश्वत है, पुण्य है, स्वर्ग है, शस्य है, आयुष है, और वृद्धिकर शेति, यानी कि आजीविका मेनली साधन होता है, मतलब जो जीविका है उसका मेनली क्या है, साधन होता है। तो यहाँ पे आचार्य सुश्रुत तो बोलते हैं कि इसको आप जीविका उपयोगी साधन में इसे ले सकते हैं, लेकिन जो चरक हैं इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं। तो ये भी बात अपने को क्लियर रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट इसके बाद देखिए, जो आपका आयुर्वेद है उसको प्रथम ब्रह्मा ने कहा है, फिर ब्रह्मा से आपके प्रजापति। तो यहाँ पे जो आयुर्वेद का अवतरण है उसका क्रम क्या हो जाता है, बड़ा इंद्र का धन। बड़ा इंद्र का धन मतलब सबसे पहले ब्रह्मा, ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्वनी कुमार, अश्वनी कुमार से इंद्र, और इंद्र से भगवान धन्वंतरी, और फिर भगवान धन्वंतरी से जो है उनके जो 12 शिष्य हैं उनमें ये जो ज्ञान है उनका प्रसारण होता है। तो ये याद रखना, जो सुश्रुत संहिता है वहां पे आपका धन्वंतरी लिखा हुआ आता है, जबकि चरक संहिता में आपका भारद्वाज लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आयुर्वेद अवतरण में। ये तो उन्होंने अवतरण बता दिया यहाँ पे। फिर देखो ये जो कोटेशन है ना वो धन्वंतरी की कोटेशन है, कि वो बोलते हैं अहम ही धन्वंतरी आदि देवो जरा रुजा मृत्यु हरो अमरणाम। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि ये पूछा जाता है कि यह जो है कथन किसका है। ठीक है, किसने कहा है ये कथन? तो ये जो है भगवान धन्वंतरी की कोटेशन है, ये आपको याद रखना है। फिर उन्होंने शल्य के अंगों का, शल्य का विस्तार करने के लिए मेनली पृथ्वी पे अवतार लिया था। तो ये चीज यहाँ से क्लियर होता है। ठीक है, तो पुराणों में जैसे कि देखने को मिलता है कि समुद्र मंथन से धन्वंतरी का अवतार हुआ है, कि जो आपका ये कोटेशन है ना कि अहम ही धन्वंतरी आदि देव, ये जो है किसका कथन है, भगवान धन्वंतरी का कथन है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे आपका बोला गया है कि पंच महाभूत शरीरी। तो पंच महाभूत में जो शरीरी जो वर्ड आया है वो आत्मा के लिए आया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 5 आत्मा और आपका जो है पंच महाभूत और आत्मा से मिलकर के जो बनता है उसे क्या बोला जाता है, पुरुष कहा जाता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है पंच महाभूत शरीरी समवाय डैश उच्यते। तो ये ध्यान रखना कि ये जो है पुरुष के लिए आया है। अब इसके लिए इस लोक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन सा? स्थावर और जांगम। तो लोक के 2 प्रकार किसने किए हैं, आचार्य सुश्रुत ने, और वो 2 प्रकार कैसे हैं, स्थावर और जांगम। अब स्थावर जांगम के साथ साथ इनके 2 प्रकार आग्नेय और सौम्य भी हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर जो आपका बोला गया है पंचात्मा, पंच महाभूत से भी मिलके हो सकते हैं, ये जो है 5 भी हो सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे चतुर्विध भूत ग्रामों का वर्णन किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चतुर्विध भूत ग्राम किसको बोला गया है। तो जरायुज, अंडज, स्वेदज और औद्भिज, इनको चतुर्विध भूत ग्रामों की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ से ये क्लियर रखना कि चतुर्विध भूत ग्राम किसके लिए बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये जो क्वेश्चन है वो आता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में नहीं आता कि चतुर्विध भूत ग्राम क्या होता है करके, और जरायुज, अंडज, स्वेदज इनका कभी ख्याल ही नहीं आता है। तो चतुर्विध भूत ग्राम का जो वर्णन है वो यहाँ पे है। ठीक है, इन सब में क्या है, पुरुष को प्रधान बोला गया है और बाकी जो है उसको पुरुष के एपरेटस माने गए हैं, और पुरुष ही इस पूरे शास्त्र का अधिष्ठान बताया गया है।
तो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके डायरेक्ट अराइज होते हैं, तो ये आपको क्या है ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे देखो व्याधि की परिभाषा दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन। यहाँ पे पूछा भी जाता है कि आपका रेफरेंस के साथ में तद्दुत संयोगा व्याधि उच्यन्ते, यह जो है किस संहिता में लिखा हुआ आता है और किसकी परिभाषा बताई गई है। तद्दुत संयोगा डैश उच्यते ये भी लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, व्याधि की परिभाषा का वर्णन यहाँ पे सुश्रुत ने किया है। फिर देखो नेक्स्ट, सुश्रुत ने 4 प्रकार की व्याधियां बताई हैं। पहले शरीर, आगंतुज और मानस, ये 3 ही बताई थी, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 कर दिए हैं। तो ये कोटेशन ध्यान रखना कि 32 नंबर का जो कोटेशन है उसमें उन्होंने क्या है 4 व्याधियां बता रहे हैं। तो ये 4 प्रकार की जो व्याधियां हैं शारीरिक, मानसिक और आगंतुज में, और क्या ऐड ऑन कर दिए, स्वाभाविक व्याधियों को ऐड कर दिया। तो ये भी कोटेशन याद रखना कि जो है 4 व्याधियों का जो वर्णन है वो सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय के 32 कोटेशन में मिली जो है 4 प्रकार की व्याधियों का वर्णन किया है आचार्य सुश्रुत ने। अब इन्होंने क्या है स्वाभाविक व्याधि क्या ऐड की है, इन्होंने शुद्ध पिपाशा, जरा मृत्यु, निद्रा प्रकृति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि मृत्यु को स्वाभाविक व्याधि किसने माना है, निद्रा को स्वाभाविक व्याधि किसने माना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप एज इट इज लर्न करो कि स्वाभाविक व्याधि की कैटेगरी में आचार्य जो सुश्रुत हैं वो किनको रख रहे हैं, क्षुध, पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा, प्रकृति को। ठीक है। इसके बाद में देखो इसके 2 अधिष्ठान बता दिए हैं, मन और शरीर। तो ये हम जो है पहले से जानते हैं, चरक ने भी सेम ही माना है। फिर इनके 4 निग्रह हेतु का यहाँ पे वर्णन किया है। तो पहले तो क्वेश्चन आता है निग्रह हेतु क्या होते हैं, फिर क्वेश्चन आता है निग्रह हेतु कितने होते हैं। तो निग्रह हेतु 4 होते हैं। कौन कौन से निग्रह हेतु हैं, संशोधन, संशमन, आहार और विहार। तो इन चारों चीजों से ही निग्रह कर सकते हैं, संशोधन करा सकते हैं, संशमन करा सकते हैं, आहार करा सकते हैं, विहार करा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना 4 जो निग्रह हेतु है वो आचार्य सुश्रुत ने प्रथम अध्याय में बताए हैं। फिर देखो प्राणी नाम पुनर्मूल आहारो बल वर्ण ओजसाम च। तो यहाँ पे ये कोटेशन का रेफरेंस ध्यान रखना, ये जो है सुश्रुत में कहाँ वर्णित है। फिर प्राणियों का जो मूल है वो उनके आहार को माना गया है जो उनके बल, वर्ण और ओज की वृद्धि करते हैं। तो ये जो है आहार के लिए आया है, ये ध्यान रखना। फिर ये जो आहार है वो 6 रसों के आश्रित होते हैं, रस वापस से द्रव्यों के आश्रित होते हैं और द्रव्य जो है वो पुनः औषधियों के आश्रित होते हैं। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। फिर ये औषधियाँ हैं वो 2 प्रकार की हो गई, स्थावर और जांघम। तो औषधियों के 2 भेद, स्थावर और जांघम, कौन आचार्य मानते हैं, तो आचार्य सुश्रुत मानते हैं। तो यहाँ से ये चीज आपको क्लियर रखना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका स्थावर है और जांघम में फिर स्थावर को बता रहे हैं। तो स्थावर जो है उसके देखो 4 टाइप कर दिए हैं। 4 टाइप कौन से किए, वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध और औषधि। तो यहाँ पे देखो वानस्पत्य नहीं माना है, जहाँ पे चरक ने वानस्पत्य माना था तो यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने वृक्ष मान लिया। तो वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध और औषधि। अब देखो यहाँ पे क्लियर लिख रखा है कि जहाँ पे अपुष्प है, यानी कि जिसमें क्या है पुष्प नहीं आते हैं, डायरेक्ट फल लग जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, वनस्पति कहते हैं। जिसमें दोनों चीजें जो है वो लगती हैं, यानी कि फल और पुष्प, उसे क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। उसको आचार्य चरक ने क्या कहा था, वानस्पत्य कहा था। फिर बोला गया प्रतान एंड स्तंभनीय, ये आपके विरुद्ध की कैटेगरी में आते हैं। और फल पाक निष्ठा, यानी कि जो पौधा है वो जो मर जाता है उसको क्या है औषधि की कैटेगरी में रखते हैं। तो बस ये ध्यान में रखना, यहाँ पे जो है ये जो वृक्ष जो है वो आचार्य सुश्रुत ने एक्स्ट्रा माने हैं, मतलब वानस्पत्य के जगह। ठीक है। फिर देखो जांगम द्रव्य के भी 4 भेद कर रखे हैं, जरायु, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। तो ये जो है सिमिलर ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे जरायुज, उसके अंतर्गत इन्होंने पशु, मनुष्य, व्याल आदि को जरायुज, ये जो प्लेसेंट से मेनली बॉर्न होते हैं उनको क्या है जरायुज माने हैं। फिर खग, सर्प और सरीसर्प, इनको क्या है अंडज माने हैं। तो ये ध्यान रखना, सर्प और सरीसर्प ये ऑप्शन देके आपको पूछा जा सकता है कि किस कैटेगरी में है, तो ये अंडज के अंतर्गत आते हैं। कृमि है, कीट है, पिपलिका है, ये चींटियां वगैरह ये स्वेदज में माने हैं। तो ये जो है धरती के स्वेद से उत्पन्न होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है।
तो ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन देकर के पूछेंगे कि कृमि जो है वो किस में आएगा। और देखो इंद्रगोप और मंडूक, इन दो को औद्बीज में माने हैं। ये मंडूक जो है ना वो हमें कई बार स्वेदज लगता है, लेकिन जबकि ये क्या है औद्बीज की कैटेगरी में आता है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हमें यहाँ से ध्यान रखना है। अब देखो इसमें औषधियाँ हैं जैसे कि स्थावर, जांगम एक्सेट्रा, उनके बारे में बता रखा है, जैसे कि पत्र, पुष्प, कंद, फूल, निर्यास, ये सब यूज में लेते हैं। जांगम, जांगम के अंतर्गत क्या है, जो आपका जरायु, नख, रोम, ये जो है अपन लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि जो निर्यास जो है वो किस में आ रहे हैं, स्थावर औषधियों में आ रहे हैं। रुधिर इत्यादि का जो वर्णन है वो क्या है, जांगम औषधियों के अंतर्गत किया गया है। तो ये चीज को आपको क्लियर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए कि पार्थिव में स्वर्ण, रजत, मणि, मुक्ता एक्सेट्रा, शीलामृत, कपाल का वर्णन। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है कि मुक्ता जो है वो क्या है, पार्थिव द्रव्य की कैटेगरी में आता है। तो जब हम नहीं पढ़ेंगे ध्यान से तो हमें ये लगता है मुक्ता जो है वो तो मोती जो है वो तो जांगम से बनता है, लेकिन नहीं, इसको सुश्रुत ने मुक्ता को पार्थिव की कैटेगरी में मेनली रखा है। ये आपको क्या है ध्यान में रखना है, ताकि जो कालकृत चीजें हैं जैसे कि प्रवाप है, निर्वाप है, तो इनसे जो व्याधि उत्पन्न होती है तो इनके ऊपर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो जो भी व्याधियां यहाँ पे आपकी हो रही हैं वो क्या है, आपका संचय, प्रकोप, प्रशमन और प्रतिकार के कारण ही होती है। और ये जो चीजें हैं सारी जो हम पढ़ रहे हैं उनको व्याधि जो है उसको द्रव्य के यूज फॉर्म में अपन लेते हैं, इसलिए क्या है इनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो ये मेनली यहाँ पे लिखते हैं शारीरनाम विकाराणाम एषम वेगस्य चतुर्विधा, कि ये जो चार चीजें यहाँ पे बताई गई हैं ये जो है चिकित्सकों के द्वारा चतुर्विध की कैटेगरी में आपकी आती है। तो ये चीज ध्यान रखना कि शारीरिक व्याधियों के लिए चतुर्विध जो वर्ग की कैटेगरी किसको दी गई है, स्थावर, जांगम, पार्थिव और कालकृत चीजों को, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चतुर्विध वर्ग का वर्णन किसने किया गया है, कहाँ पे किया गया है और किस आचार्य के द्वारा किया गया है और क्या है उसके अंतर्गत इंक्लूडेड। अब बहुत सारी चीजें जो है आपकी चरक की सिमिलर मिलेगी यहाँ पे, शारीरिक वगैरह जो चीजें हैं उसमें। तो यहाँ पे आपका मानसा नाम का जो चिकित्सा है वो क्या बता रखा है, शब्द आदि अरिष्टो वर्गः सुखावह। तो ये किसकी चिकित्सा है, शब्द आदि अरिष्ट वर्ग से। काउंसलिंग करते हैं ना साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, तो ये चिकित्सा शब्द आदि अरिष्ट वर्ग की किसकी हो गई, मानस रोगों की। जबकि हमने चरक में क्या पढ़ा था, धी धार्य आदि विज्ञान, मनोदोषम औषधम परम। तो ये डिफरेंस है, ये यहाँ से आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे पुरुष, औषध, व्याधि और क्रियाकाल। तो इन चार चीजों को क्या है आपका चतुष्टय बोला गया है। तो पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल, इनको क्या है चतुष्ट बोला गया है, इसको आपको याद रखना है। जबकि चतुर्विध वर्ग की जो संज्ञा थी वो दूसरी थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो चतुष्टय जो वर्ग आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, तो आपका पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल के लिए मिले चतुष्टय जो वर्ग है, ठीक है, वो मिले आपका आ रहा है। तो ये क्रियाकाल हो गया। देन उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बीजम चिकित्सिकम, मतलब सुश्रुत जो है लास्ट में ये कहना चाहते हैं, ये जो पहला जो अध्याय है उसमें समग्र जो चिकित्सा है उसके बीज उसका संक्षेप में यहाँ पे वर्णन कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना बीजम चिकित्सिकम ये जो है किस अध्याय का रेफरेंस है और किस व्याधि के बारे में कहा जा रहा है। अब यहाँ पे टोटल 120 अध्याय है, तो किस अध्याय में कितने अध्याय हैं उसके बारे में आचार्य सुश्रुत बताते हैं। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे स्ट्रिक से। सूची निशाक, सूत्र स्थान में 46, चिकित्सा स्थान में 40, मी से निदान स्थान में 16, श से शारीर स्थान 10 अध्याय और क से कल्प स्थान 8 अध्याय। इसमें क्या है विष का वर्णन नहीं है, ये ध्यान रखना, यानी कि विमान, इंद्रिय और सिद्धि स्थान इनका वर्णन नहीं है, यानी कि विष का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने नहीं किया है, विमान, इंद्रिय और सिद्धि स्थान इसका वर्णन नहीं किया है। तो जो विष का वर्णन है वो आचार्य चरक में है पर सुश्रुत में नहीं है। तो सूची निशार ट्रिक से आप जो है इसे याद रख सकते हो, 40 40 46 40 16 10 8। तो ये जो है टोटल 120 अध्याय हैं, वो यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। उत्तर तंत्र में 66 अध्याय हैं जो अलग से जोड़ा गया है। तो पहले जब आपका नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो आपको 120 अध्याय को टिक करना है, जब नॉर्मल क्वेश्चन आता है तब। तो इस प्रकार से काशीपति के द्वारा प्रकाशित ये जो तंत्र है हमने यहाँ पे देखा है।
तो सुश्रुत संहिता का फर्स्ट चैप्टर जो है वो यहाँ पे हमको क्लियर होता है और किस तरीके से, क्या बीज चिकित्सा का है या व्याधि का है, व्याधि का कितना प्रकार के वर्णन कहाँ पे किया गया है, कितने प्रकार की व्याधि है, स्थावम जांगम उद्भिद एक्सेट्रा के क्या एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये आपको यहाँ से रिकॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है प्रथम अध्याय का जितना भी क्विक रिवीजन के हिसाब से जो पॉइंट थे, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को पूरा जो है क्लियर कर दिया। ठीक है, क्योंकि देखो आप लोगों को भी पता है टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही जो चीज़ें हैं उनको भी मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये डिटेल्ड लेक्चर नहीं है। ठीक है, तो फास्ट ट्रैक बैच के हिसाब से ही मैं पूरी चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है सूत्र स्थान का पहला जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में आपका जो नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें अपन सेकंड चैप्टर देखेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।